जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पार्ट 3 करेंगे इस वीडियो का। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, देखिए वो मैंने ऑलरेडी यहाँ इसका 2 पार्ट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। मतलब वो वीडियो जाकर जरूर देखें। ठीक, तभी मतलब आगे की वीडियो हो सकता है समझ में आए। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों की चिन्ह प्रकृति के बारे में कि कब प्लस रखा जाता है यू का मान, मतलब यू का मान तो प्लस नहीं होता है। कब यू का मान या फिर भी का मान, एफ का मान कब प्लस माइनस होता है, कब आवर्धन क्या होता है, सब आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, देखते हैं वो सवाल मतलब वो कंसेप्ट क्या क्या है। ठीक, कंसेप्ट हमारा ये है, मैंने अभी बताया गोलीय दर्पणों के चिन्ह परिपाटी। ठीक, मतलब ये चिन्ह कब प्लस माइनस में रखेंगे जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा, ये कार्तीय तल हमारा क्या है, कार्तीय तल है। ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से राइट की जाएंगे तो हमें प्लस मिलता है, मूल बिंदु से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो हमें माइनस मिलता है, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो हमें प्लस और मूल बिंदु से नीचे जाएंगे तो हम क्या लिखते हैं, माइनस मिलता है। ठीक, सेम यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, ये कार्तीय तल है, इसी कार्तीय तल को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। अगर पहले मैं अवतल दर्पण के बारे में पढ़ूंगा, किसके लिए, ये अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण है, अवतल। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कोई अवतल दर्पण हमारा है, इसी तरह होता है अवतल दर्पण हमारा, इसका बाहरी भाग रंगा होता है। ठीक, रंगा हुआ। अब देखिए ध्यान से, मैं इस अवतल दर्पण को इस पर बैठा दूं क्या, इस कार्तीय तल उठा के मैं इसको रख दूं, तो देखिए अगर मैं इसको उठा कर रखूंगा तो कुछ इस तरह आकृति बनेगी क्या, इस तरह कुछ आकृति जाएगी, कुछ इस तरह जाएगी। ठीक, कुछ आकृति इस तरह जाएगी और कुछ कुछ आकृति इस तरह जाएगी, यही तो जाएगी। और ये इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर ले बना दे रहा हूँ। ठीक, ये हमारे अवतल, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक, अब भाई साहब देखिए, मैंने अभी बताया कि ये मूल बिंदु हमारा है 0 0 होता है। ठीक, यहाँ पर जाएंगे तो हमें प्लस मिलता है, क्या मिलता है, ये सब प्लस के हैं। यहाँ पर जाएंगे तो ये -1 होता है ना, ये माइनस को -1 नहीं रखेंगे। ठीक, नहीं तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। भाई साहब ये गोल था तो इसका कुछ न कुछ केंद्र रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पर इसका क्या था, सी था, सेंटर था। ठीक, और यहाँ पर इसके, यहाँ पर ध्रुव था, क्या था, पोल था, और यहाँ पर इसके बीच में क्या था, मुख्य फोकस था, मान लीजिए एफ था। ठीक, अब हम वस्तु रखेंगे। ठीक, तो देखिए अब अगर रंगा में भाग यहाँ का है, बाहर का है, तो वस्तु हम जब ये रखेंगे आगे रखेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए वस्तु मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक, मान लीजिए वस्तु हमारी क्या है, यहाँ पर मैंने रखा। ठीक, तो इतना याद रखिए कि ये मूल बिंदु से बाईं ओर है ना, तो अवतल दर्पण में ना, अवतल दर्पण में, ठीक, अवतल दर्पण ना, ये बात अवतल दर्पण के लिए है। देखिए ये मूल बिंदु से बाईं ओर है, मतलब ये वस्तु की दूरी क्या है, बाईं ओर रखी जाएगी तो माइनस में रखी जाती है। ठीक, तो इसकी दूरी मान लीजिए यहाँ पर यू है, क्या है, यहाँ से इसकी दूरी मान लीजिए यू होती है। यू, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं। ठीक, तो देखिए वस्तु की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, यू, तो अवतल दर्पण में हमारी यू क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी हमारी माइनस में हो जाएगी। ठीक, और यू है क्या, यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक, अच्छा, इसका मान लीजिए कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ये मुख्य अक्ष की इस तरह जाएंगे,
तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने में किरण मुख्य फोकस होकर चली जाएगी, ठीक। और ये मुख्य अक्ष के समान, अगर ये मुख्य फोकस होकर जाए तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक। तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक। तो ये वस्तु उल्टा सीधा था तो हमारा वस्तु उल्टा बन जाएगा इस तरह, ये ऑलरेडी मैंने सब पढ़ा दिया है, ठीक। तो देखिए ये हमारी, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ना, इसको थोड़ा हम लोग नीचे रख देंगे ताकि फिगर अच्छा दिखे हम लोग का, सुंदर दिखेगा, ठीक। अब ये हमारी क्या, देखिए वस्तु है, हमारा क्या प्रतिबिंब है। तो ये हमारी वस्तु थी, हमारी प्रतिबिंब है। तो ध्यान से देखेंगे, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, यू कहलाती है। क्या हो जाएगी, ये हमारा यू का मान हो जाएगा, ठीक। एक मिनट देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ठीक। अच्छा ये हमारे ध्यान से देखेंगे, हमारे का प्रतिबिंब है, ठीक। तो मान लीजिए ए और ये बी है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ए डैश, और ये हमारा क्या बनेगा, बी डैश। मान लीजिए इसकी दर्पण दूसरी दूरी क्या है, भी मानेंगे, क्या मानेंगे, भी। ये हमारी क्या है, भी है, यू का मान और भी का मान। अब ये बात देखिए, यह फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है, ये ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो ये जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ये हमारी होती है यफ, क्या होती है, यफ फोकस दूरी होती है। तो देखिए यू भी और यफ में संबंध क्या होता है। तो देखिए हमारे जो यू है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक। जो भी है हमारा, भी है वो दर्पण से प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंब की दूरी है। और यह हमारी फोकस दूरी है, आप लोग को ऑलरेडी पता है, यह हमारी क्या है, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। भाई साहब जब ये सवाल आप लोग लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो ये सब क्या बहुत काम आएंगे। ध्यान से देखेंगे, यू का मान देखिए, जब जब कभी भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो यू का मान, भी का मान वो हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो इसलिए हमेशा क्या रखा जाता है, यू का मान, अरे ये माइनस में रखा जाएगा। लेकिन फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक में होती है, क्या होती है, माइनस। अवतल दर्पण में यू हमेशा माइनस का होता है और एफ भी हमेशा माइनस का होता है। भी 5 कंडीशन में माइनस का होता है। एक लास्ट कंडीशन हो जाती है जब उसको एफ और पी के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, और जब यहाँ पर बनेगा तो वो यू का मान, भी का मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं तो हम हर जगह क्या रखेंगे, माइनस का मान रखेंगे। लेकिन इस स्थिति में देखिए सामने बन रहा है तो इस स्थिति में यू का मान, भी का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि माइनस प्लस बता रहे हैं, ठीक। ये बात समझ में आई। तो यहाँ से हमें यू भी और एफ में संबंध मिलता है, ठीक। और उसको हम कहते हैं और उसको हम कहते हैं दर्पण का सूत्र, ठीक। उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण का सूत्र। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। इसको उतार लेंगे, ये बात समझ में आई। और पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र, और दर्पण का सूत्र वही होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एफ मैंने बताया फोकस दूरी है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यू हमारी क्या है, वस्तु की दूरी है। जब कभी भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सामने बनता है तो हर एक चीज क्या रखा जाएगा, माइनस में रखा जाएगा। यही दर्पण के पीछे बनेगा तो हमें यू का मान क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे, ठीक। इतना उतार लीजिए, मैं अभी आप बता रहा हूँ, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई साहब, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। अगर चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी सही रहेगा। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर यू क्या है, वस्तु की दूरी है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और एफ क्या है, फोकस दूरी है। ये तो आप लोगों को पता है, शुरू शुरू मैंने बताया है। ये है अवतल दर्पण के लिए। अब हम निकालेंगे इसको उत्तल दर्पण के लिए, ठीक। अब ये उत्तल दर्पण आ जाए तो ध्यान से समझेंगे। यही हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक। ये कंसेप्ट किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। किसके है, उत्तल है, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी, ठीक। अब देखिए मैंने बताया था कि इसको मैं खींच दूंगा थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारा वाई अक्ष का काम करता है, ठीक।
ये x है, सॉरी हमारा वाई एक्स है। तो एक बात बताइए, ये ये मूल बिंदु से बाईं ओर है तो ये माइनस में काम करेगा, ठीक। ये यहाँ पर हमेशा एफ हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट ना, ये चित्र इस तरह नहीं बनेगा, चित्र इस तरह ही बनेगा ही नहीं। इस तरह तो अवतल दर्पण का बनाया था हम लोग, उत्तल दर्पण का कुछ अलग बनाएंगे, ठीक। ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण है। ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक। बताइए कि ये कहीं, अगर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको याद कर लेंगे, ठीक। अगर ये मुख्य अक्ष है तो इसका कोई ना कोई केंद्र रहा होगा, ये वक्र है तो, और इसका इसका मध्य बिंदु हमारा क्या है? एफ है, ठीक। अगर मान लीजिए अगर मैं वस्तु यहाँ पर रखूं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण ऐसे निकल जाएगी, लेकिन ऐसे तो जाएगी, लेकिन ऐसी प्रतीत होगी कि यह मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस होकर जाएगी, ठीक। अच्छा, अगर कोई किरण अगर ये केंद्र से जाए, कहाँ जाए? केंद्र पर जाए। अब भाई साहब अगर ये केंद्र पर जाएगी तो मैंने बताया ऑलरेडी, अगर ये केंद्र से होकर जाएगी तो जैसे ही केंद्र से होकर जाएगी तो केंद्र से वापस आ जाएगी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा बनेगा, ठीक। तो एक बात बताइए, हमारी ये हमारा यू कमान, ये हमारा भी कमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या हो जाएगी? भी हो जाएगी। अब देखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी हमारी, हमारा मैंने बताया ये यू होता है, क्या होता है? ये हो जाएगा, ठीक। यू भी। और ये देखिए, ये हमारा ध्रुव है, ठीक। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ये मान लीजिए भी है, ठीक। देखिए दर्पण, देखिए प्रतिबिंब हमारा हमेशा सीधा बनेगा, ठीक। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, छोटा छोटा बनता है, ठीक। तो इसके लिए भी दर्पण का सूत्र वही होता है, एक बटे यह बराबर एक बटे भी प्लस एक बटे यू। अवतल और उत्तल के लिए, दोनों के दर्पण के लिए यही सूत्र मिलता है। देखिए, जब मैं पढ़ता था 10 में तो इसका हम लोग निगमन करते थे, यहाँ से एक चीज बनाते थे, समबा त्रिभुज का कंसेप्ट लगाते थे, समरूप त्रिभुज बनेगा, सर्वांगसम त्रिभुज बनेगा, उसका कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोग ये सूत्र बनाते थे। लेकिन भाई साहब आप लोग के सिलेबस में ये सूत्र डायरेक्ट बना दिया गया है, निगमन के लिए नहीं कहा गया है। तो हम लोग निगमन नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये सूत्र पढ़ेंगे, एक बटे या बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे यू, ठीक। उतार लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी यू क्या है? दर्पण से वस्तु की, अरे प्रतिबिंब की दूरी है, यू हमारी वस्तु की दूरी है, और यह हमारी क्या है? फोकस दूरी है। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें हमारा यफ क्या होता है? यफ हमारा प्लस होता है। इसमें हमारा भी क्या होता है? हमेशा प्लस में होता है। लेकिन भाई साहब हमेशा उत्तल दर्पण में यू हमेशा क्या रहेगा? अवतल रहे चाहे उत्तर रहे, हमेशा यू क्या होता है? माइनस का होता है। तो जो हमारा यू हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक। ये चिन्ह अगर आपको याद रहेगा तभी सवाल लगेंगे, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक। जो भी मतलब कि जरूरतमंद है, जो इसको भी बोर्ड का देना है, ऐसा नहीं कि हम बस 10 के लिए पढ़ा रहे, मैं 12 के लिए भी मैथ का क्लास ले रहा हूँ। कुछ समय बाद मैं 12 के फिजिक्स के लिए भी काम करूंगा, ठीक। अभी हम लोग फिलहाल के लिए देख रहे हैं। अब देखिए, हमें पढ़ना है आवर्धन। क्या पढ़ना है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन, आवर्धन, देखिए आवर्धन होता है मैग्नीफाई, ठीक। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा लेना, जैसे तो आप लोगों ने कहीं नाम सुना होगा, उसको मैग्नीफाई किया जाता है, मतलब बड़ा कर दिया जाता है। तो मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना, ठीक। कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, उसी का मैग्नीफाई कहा जाता है, ठीक। और मैग्नीफाई ध्यान से समझेंगे, इसकी परिभाषा क्या दिया जाती है? इसको यम से दर्शाते हैं, ठीक। अब मैग्नीफाई की परिभाषा लिख देंगे हम लोग। देखिए, यम बराबर सूत्र होता है आई बटे ओ, क्या होता है? ठीक। तो देखिए, आई फॉर इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई, दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो वही हम लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख देंगे, ठीक। तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई मान लीजिए मैंने क्या माना? आई, आई फॉर इमेज होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा ओ फॉर ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई क्या है?
वस्तु की लंबाई, ठीक। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई क्या माने, ऑब्जेक्ट माने माना ओ, ठीक। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक। आवर्धन कहते हैं। अब देखिए हम इसको यम से दर्शाते हैं। इसे क्या दर्शाते हैं, इसे यम से दर्शाते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, इसे यम से दर्शाते हैं, तो यम बराबर हमारा क्या मिलेगा, यम बराबर होता है आई बटे ओ। आई फॉर इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ फॉर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है, ठीक। ये हमारा पहला सूत्र बनेगा। आवर्धन का मान देखिए, इसका हम लोग सवाल में कैसे प्रयोग करेंगे। सवाल में कहेगा कि किसी वस्तु को रखने पर 5 गुना प्रतिबिंब बनता है, 8 गुना, 3 गुना, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, यम का मान होता है, ठीक। वो यम का मान हो जाएगा। एक तो सूत्र और होता है, यम बराबर आई बटा ओ बराबर भी माइनस भी बटे यू, माइनस भी बटे यू। मैं आपको आगे पर चल के बताऊंगा कि माइनस क्यों लगता है, और जब हम लोग दर लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो यही चीज हमारा क्या होता है, प्लस में हो जाता है, ठीक। तो इससे नया देखिए, आवर्धन क्या होता है कि आई बटे मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का सूत्र होता है आई बटे यम बराबर आई बटे, और इसी के बराबर होता है भी बटे यू, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के बीच की दूरी। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक। माइनस देखिए, अगर ये लोग लेंस में पढ़ेंगे तो मैं माइनस हटा दूंगा, दर्पण में लेंस माइनस के साथ पढ़ना है, ठीक। ये माइनस क्या बताता है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक। देखते हैं आगे कुछ बचा है क्या। देखिए प्लस माइनस बता रहे हैं, देखिए यदि यम का मान, ध्यान से समझेंगे, यदि यम का मान प्लस बने, क्या बने, प्लस, और यदि यम का मान माइनस बने, तो मैंने बताया था कि दर्पण के सामने बनेगा तो माइनस बनता है, तो जब माइनस बनेगा तो क्या बनता है, वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। और जब यम का मान धनात्मक बनेगा तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक। ये तो हम लोग हो गया। आगे हम लोग पढ़ लेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण ना। समतल दर्पण की कभी बार बहुत बार पेपर में आया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अगर आप लोग को पता है समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। मैं तो बता ही दूंगा, ठीक, लेकिन आप अपने से भी कमेंट में जरूर लिखेंगे। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। और समतल देखिए ध्यान से, समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए यम जो आवर्धन होता है, क्या होता है हमारा, यम होता है, एक होता है। क्या होता है, यम बराबर क्या मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक। समतल दर्पण के लिए हमारा आवर्धन क्या मिलता है, एक मिलेगा, ठीक। अच्छा मैं यहाँ पर पूछ दूं, समतल दर्पण की फोकस दूरी, इसको नोट बना लेंगे, ठीक। 2000 रुपये का नोट है ये, काफी इंपोर्टेंट नोट है, ठीक, बिकाऊ नहीं है। समतल दर्पण के लिए फोकस, समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है, एक होता है, ठीक। एक होता है समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। भाई साहब समतल दर्पण की फोकस दूरी न जाने पेपर में कितनी बार आया है, ठीक। वो होता है इन्फिनिटी, क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्या मिलेगा, अपरिभाषित। समतल देखिए, अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझेंगे। अगर ये अवतल दर्पण था तो ये कुछ ना कुछ होकर बना रहेगा, तो इसके लिए फोकस दूरी मिलती थी, ठीक। लेकिन भाई साहब
अगर समतल दर्पण है तो ये कहाँ वक्र बना रहा है, तो इसका पता नहीं चलेगा ये कहाँ तक कितना गया है। तो इसकी हम लोग फोकस दूरी नहीं निकाल सकते। अगर फोकस दूरी नहीं निकालेंगे तो ये माना जाता है कि ये बहुत बड़ा है, अनंत मान सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कुछ बचा है। देखिए प्रकाश का परावर्तन खत्म है। मैं आपको सवाल करवाऊंगा जब अपवर्तन परावर्तन, जब लास्ट में पढ़ाएंगे हम, जब लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक, तो मैं आपको वहां पर सवाल पढ़ाऊंगा कि परावर्तन अपवर्तन के सूत्र क्या है, प्रयोग क्या होते हैं। इस समय फिलहाल के लिए याद करते चलेंगे तब। ठीक, अभी देखते हैं आगे। हमको तो लग रहा है अब सवाल सब खत्म हो गए हैं, कंसेप्ट अब सभी खत्म हो गए। इस कंसेप्ट से बाहर आपका सवाल एक अच्छा भी नहीं जाएगा, इतना याद रखिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अप, अपवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। देखिए अपवर्तन में परिभाषा बोलने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक, जैसे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जैसे ध्यान समझेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होने का मतलब कि इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ हो जाएगी, या तो इधर चली जाएगी या तो उधर चली जाएगी। मतलब थोड़ी सी क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और इस पूरी परिघटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। कई बार इसके उदाहरण पूछता है कि देखते होंगे कि आप लोग बल्टी उल्टी में कोई पेंसिल रख देंगे तो पेंसिल हमें टेढ़ी टेढ़ी दिखाई देती है। कोई पानी है, लोटा बाल्टी है, उसमें अगर हम सिक्का रख देंगे तो लगता है कि सिक्का ऊपर हाथ तैर रहा है, जबकि सिक्का वास्तव में नीचे होता है। ठीक, कभी देखते हैं कि चंद्रमा, तारे जो होते हैं भूख भाग करते हैं, टिमटिमाते हैं, तो वो भी किसका कारण है? प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण है। तो हम लोग इसका परिभाषा क्या देंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परिभाषा में लिख दूंगा। परिभाषा क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, देखिए जब कोई किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित विचलित हो जाती है। ठीक, और और तो इस पूरी प्रक्रिया को ना, तो इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन अपवर्तन कहते हैं। ठीक, कभी कभी पेपर में आ जाएगा, कहेगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो मैंने बताया कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे बात समझिए, मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम बना दूं। ठीक, मान लीजिए ये कोई तल है। ठीक, यहाँ पर कोई और माध्यम है, यहाँ पर मान लीजिए हवा है, क्या है, हवा है, और यहाँ पर मान लीजिए पानी है। ठीक, ये थोड़ा सा कांच है या फिर पानी मान ले सकते हैं। ये हमारा क्या है, थोड़ा सा सघन है।
ये हमारा पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम, ध्यान समझेंगे। अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह आए, ठीक, तो भाई साहब ध्यान से समझेंगे। अगर इस पर यह विलंब है, क्या हो, मैंने बताया था विलंब क्या होता है, इसको लंबवत काटता है, ठीक, इस तरह को लंबवत काटेगा। अगर कोई प्रकाश प्रकाश किरण आ जाए तो इसको तो जाना चाहिए इस तरह, नियम के अनुसार तो इस तरह सीधे निकल जाना चाहिए था विचलित होके, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होता, वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, वह इस तरह चली जाती है, अब विलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाती है, ठीक। तो ये इस तरह ना जाकर क्या हो जाती है भाई साहब, थोड़ी सी झुक जाती है, ठीक। ये प्रकाश किरण इस तरह आई थी, लेकिन इस तरह निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो इस तरह नहीं गई, उसने अपना रास्ता बदल दिया, और यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक। देखिए ऊपर हवा का माध्यम था, ये नीचे मैं मान सकता हूँ जल था, या फिर पांच, या फिर कांच, जो भी मान सकता हूँ वो मान लूंगा, ठीक। तो देखिए ध्यान से, आपतित किरण है ना, ये क्या है, आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। अब देखिए ये अपवर्तन के पश्चात जा रही थी, इसको कहा जाता है अपवर्तित किरण, क्या कहा जाता है इसे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, सवाल खत्म, ठीक। यहाँ से आई थी, और ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। मैं आपको बताऊंगा कि जब हवा से पानी में जाएगी तब क्या होता है, पानी से हवा में जाएगा तब क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या है, अभी हम अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। देखते हैं इसको, इसको उतार लेंगे ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, मस्त सवाल है, मस्त कंसेप्ट है, उतार लेंगे, ठीक। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम, अब पढ़ेंगे अपवर्तन का नियम, ठीक। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब भाई साहब प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो चित्र में बना, मैंने बताया था कि इस चित्र में जो दिखा है वही पहला नियम हो जाएगा। क्या दिख रहा है आपको, ठीक, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चित्र बना दे रहा हूँ ना, मैं जो चित्र बना था वही बना दे रहा हूँ। ये हमारा तल था, ये हमारा विलंब थी, ठीक। अगर ये कोई किरण इस तरह आए, मान लीजिए हवा था, क्या था, हवा था, और ये हमारी क्या थी, पानी था, ठीक। तो भाई साहब इसको तो इस तरह निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो इस तरह नहीं होकर कहाँ से हुआ है भाई, वो थोड़ा सा विलंब क्यों, क्या गई, झुक गई। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वो झुकने का कारण क्या है, मैं अभी बताऊंगा आपको बाद में। ये मान लीजिए हमारा थोड़ा सा सघन माध्यम है, थोड़ा सा क्या है, सघन है। देखिए ध्यान से, ये आपतित किरण, देखिए इससे क्या समझ में आया, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और विलंब तीनों क्या एक ही बिंदु पर है ना, तो बस यही पहला नियम हो जाएगा, ठीक। तो इसके दो नियम है, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। मान लीजिए तल है, क्या है, एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक। मैंने वो इसमें अब परावर्तन में भी ये नहीं बताया कि अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों कई बिंदु पर होते हैं, चाहे कई तल पर होते हैं, इसमें भी वही नियम है। अब देखिए ध्यान से, ये आने वाले किरण है, तो ये अपवर्तित किरण है, तो ये इंसिडेंट रे है, तो इसको आई से दर्शाया जाता है, ठीक ना। और ये रिफ्लेक्टेड है ना, तो इसको आर से दर्शाया जाएगा, क्या दर्शाया जाएगा, मान लीजिए आर है, ठीक। तो नियम क्या होता है कि आपतन कोण की जिया, आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, गणित में पढ़ेंगे, जिया साइन कास टेन काट से कोसेक, तो वहां पर साइन को जिया कहा जाता है। तो आपतित किरण की जिया और अपवर्तित किरण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है ना, कोई स्थिरांक हो जाएगा, ठीक।
स्थिरांक हम लोग कुछ भी हो सकता है, कोई अचर वैल्यू ही मिलेगा, ठीक, कुछ ना कुछ संख्या में मान मिलेगा। तो दूसरा नियम क्या हो जाता है, ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या बताया कि आपतित किरण की ज्या, ये हमारी क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। और ये हमारी क्या है, अपवर्तित किरण है। क्या है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तन के बाद आए, ठीक। तो यहाँ पर नियम वही लिखेंगे, आपतित किरण की ज्या, ध्यान से समझेंगे, आपतित किरण की ज्या, अज्या को हम कहते हैं साइन, क्या कहते हैं, साइन। आपतित किरण की ज्या तथा अपवर्तित अपवर्तित किरण की ज्या, अज्या को हमसे क्या कहते हैं, आई, साइन। अच्छा, अपवर्तित कोण, अपवर्तित किरण मान लीजिए आई माना गया, तो आई मान लीजिए यहाँ पर, तो साइन आई, ठीक। और अपवर्तित किरण क्या है, आर है, तो साइन आर का अनुपात, का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक। एक मिनट में थोड़ा सी आई भर लूं, ठीक। और देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, साइन आई और साइन आर, मतलब अपवर्तित कोण की ज्या, अपवर्तित किरण या फिर अपवर्तित कोण की ना, तो साइन आर, क्या माना, आर। और इन दोनों का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। मान लीजिए हमारा यह नियतांक है, ठीक। तो यही नियम है। और इस नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, इसे स्नेल, अब स्नेल का मतलब घोंगा मत कोई समझ लेना, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक। अपवर्तित, देखिए तीनों बिंदु कई बिंदु पर होते हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण हो जाएगी, अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक। देखने पर इनकी शकल ही बता रही है। और दूसरा नियम हो जाएगा कि आपतित किरण की ज्या और अपवर्तित किरण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, कोई कोई अचर आ जाएगा, ठीक। तो इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे कि कब मतलब प्रकाश दूर भाग जाती है और कब प्रकाश से नीचे मतलब पास चली जाती है, ठीक। इसको उतार लेंगे। अब देखिए मैं आपको दो 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 डायग्राम बनाऊंगा, इसको नोट में बना लेंगे, ठीक। इसको नोट में याद रखेंगे। नोट देखिए, अगर ये कोई हमारा तल है ना, यहाँ पर मान लीजिए हवा था, क्या था हमारा, हवा था। और ये हमारी क्या है, पानी है, पानी मान लीजिए या फिर कांच मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो पानी तो थोड़ा सा सघन हो जाएगा, मान लीजिए क्या है हमारे सघन पार्ट है, सघन है, सघन है, सघन है, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा नहीं, बता दे रहा हूँ, देखिए यदि कोई किरण, और ये हवा है तो इसको कहा जाता है विरल माध्यम, कहा जाता है, क्या कहता है, विरल है, क्या है, विरल वाला माध्यम है। और ये पानी है तो ये हमारा क्या है, सघन हो जाएगा, सघन है। अब ध्यान से देखिए, यदि कोई किरण, ये क्या है हमारी किरण है, ठीक, विरल माध्यम से, ये हमारी अभिलंब, थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ इस पर, ठीक। यदि कोई किरण, यदि कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है ना, तो यदि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। भाई साहब इसको तो निकल जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन ये तो मन बड़ू है, वो निकली है इस तरह, ठीक, वो इस तरह निकल गई है। यदि कोई प्रकाश की किरण इस तरह जाए, इसको जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन वह सघन माध्यम के होने की वजह से वो अभिलंब की ओर क्या हो गई है, झुक गई है। तो इसको कहा जाता है, ठीक,
तो वो जब कोई किरण प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर क्या करती है, झुक जाती है। ठीक, तो मैं इसी बात को थोड़ा सा पॉइंट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा नोट बना के लिख रहा हूँ, आप लोगों को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ध्यान से, जब ध्यान से समझेंगे, जब कोई प्रकाश, ये पेपर में नहीं आएगा ना, आप लोग समझ लीजिए। जब प्रकाश जो है, देखो विरल से कहा जा रही है, विरल से सघन में न जा रही है। देखिए प्रकाश जो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, झुक जाती है। ठीक, अगर यही कंसेप्ट मैं अगर सघन माध्यम को ऊपर बनाऊं और विरल माध्यम को नीचे बना दूं, तो मैं सेम यही डायग्राम यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ठीक, अगर मान लीजिए हमारा हवा पानी ऊपर हो जाए, ठीक, मान लीजिए हमारा ऊपर क्या हो जाए, सघन माध्यम हो जाए, और ये हमारे क्या विरल माध्यम हो जाए नीचे, ये हमारे कौन सा है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये हमारी क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। सघन और विरल माध्यम समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा घन रहेगा, इसके वजह से ये खुला में ये थोड़ा सा बंद रहेगा। अब देखिए अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए, ध्यान समझेंगे, ठीक, आई, तो मान लीजिए इस पर अभिलंब मैंने बना दिया इस तरह। ठीक, अभिलंब बना दिया। अब बताइए यदि कोई विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, तो इसको तो जाना चाहिए था इस तरह, नियम के अनुसार तो इस तरह निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये तो निकल गई इस तरह। ठीक, मतलब इतना विचित्र हो जाती है। देखिए यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। हमारे ये क्या हो जाएगा, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है, और ये भी हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक, बात समझिए आप लोग। ठीक, अगर मतलब कंसेप्ट समझ में आ रहा है फिजिक्स का, तो आप लोग लाइक करके और कमेंट में ये बता सकते हैं भाई साहब कि आप लोग को समझ में आया है ना। ठीक, तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपने भाषा में, छोटे से भाषा में लिख दूंगा। ठीक, तो जब कोई प्रकाश, ध्यान से समझेंगे ना, प्रकाश सघन से विरल में आए ना, सघन से किस में आए, विरल में आए, तो वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है ना, तो वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब देखते हैं टाइम कितना हो रहा है, लगभग में टाइम हो चला है। ठीक, यहाँ तक आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। कल हम पढ़ेंगे अपवर्तन के अपवर्तन के गुण क्या होते हैं, अपवर्तन के क्या, हमें अपवर्तन के मतलब अनुप्रयोग कहाँ है, प्रयोग क्या क्या होते हैं। ठीक, नहीं तो आज ही देख लेते हैं क्या क्या अनुप्रयोग है। ठीक, देखिए मैं आपको एक चित्र, देखिए आपको एक कांच का सला बना, देखिए उदाहरण लिखा है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण लिखा है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। जिसे स्विमिंग पूल जिसमें तैरा जाता है, तो देखते हैं कि उसमें कोई वस्तु डाल देंगे तो अगर नीचे वस्तु रखी रहेगी, मान लीजिए मार्कर डालेंगे, तो मार्कर वाले के ऊपर ऐसे ऐसे हिल रहा है ना, तो वो किस होता है, वो किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। उस समय यह नियम लागू होता है, उसको जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन वो थोड़ी सी हमको झुक जाती है, इसलिए हमें थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। जैसे अभी बताया, अगर किसी वस्तु में पानी भरा है, बाल्टी में पानी भरा है, उसमें लकड़ी डाल देंगे या फिर पेंसिल डाल देंगे, तो ऐसा लगता है वो टेढ़ा हो गया है ना। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, ये सब क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण है। लिखा है, कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तव आकार से बड़े थे। जैसे अगर शीशा का कोई गिलास है
उसमें हम थोड़ा सा कुछ वस्तु रखेंगे तो लगता है कि कितना बड़ा है ना। तो वो इसमें सवाल में इसमें उदाहरण में लिखा रखा है नींबू, तो नींबू इतना रखेंगे तो लगता है कि कितना बड़ा नींबू है, पूरे ग्लास का आयतन ही घेर देगा। और लिखा है कागज पर लिखे शब्द ग्लास स्लैब को देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते। जैसे बात समझिए, मान लीजिए ये मान लीजिए, देखिए ये ग्लास है, क्या है, ये ग्लास है। अगर मैं इस पीछे कुछ लिखा हूं, तो यदि मैं अगर ये ग्लास है तो पारदर्शी होगा, ठीक। अगर ये भाई साहब पारदर्शी है, तो अगर मैं इसके ऊपर देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये उठा हुआ कुछ दिखेगा ना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये ऐसा होने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक। एक होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पेपर में आ जाता है, देखिए आप लोग के भी पेपर में भी आता है। जब मैं अभी भी तैयारी करता हूँ, मेरे पेपर में भी कितनी बार मैंने देखा है, एयरफोर्स के वाले पेपर में डायरेक्ट छपे हुए देखे हैं मैंने। लिखा जाता है कि तारों जो जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए मतलब दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है, तो ऑप्शन देता है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, क्या होता है। तो देखिए आप लोग तो विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं, तो कक्षा 12 में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग पढ़ लेकिन उसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन कारण ना। अपवर्तन के कारण कई माध्यम में उतार, कई माध्यम में चढ़ाव, उतार चढ़ाव के कारण क्या होते हैं, उतार चढ़ाव के कारण वस्तु क्या होते हैं, डिम डाम ऐसे ऐसे, मतलब कि भूख भाए बढ़ते रहते हैं। चलिए आज के लिए बस करते हैं इतना ही। नियम हो गया है, कल हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, ठीक। लेंस क्या होता है, टाइम तो हमको लग रहा हो ही गया है। चलिए ठीक है। अगर अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई साहब बहुत तो समझ लीजिए कि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग क्या करना है, एक लाइक ठोकना है, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या फिर फेसबुक पर आप लोग स्टेटस और स्टोरी लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उस पर भी लगा सकते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आज करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।